गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईएमआई के क्वेश्चंस के ऊपर। जो हमने मोशनल ईएमएफ में पढ़ा है, तो मोशनल ईएमएफ पे मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये थोड़े क्वेश्चन टफ हैं, कुछ आसान हैं, कुछ टफ हैं। मतलब आप ये मान के चलो इसमें जेई मेन, आपका नीट और एडवांस तीनों के कैटेगरी के प्रॉब्लम्स दिए गए। ठीक है बच्चों, तो वन बाय वन हम लोग करके सॉल्व करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप वीडियो पॉज करोगे, पहले आप ट्राई करोगे और उसके बाद ट्राई करने के बाद मेरा सॉल्यूशन आप देखोगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज पहले तो ये लेक्चर नंबर आपके लिए जानना ज़रूरी है। आप कभी भी अपने कॉपी पे हेडिंग दे दिया करो कि जो आपका ये लेक्चर नंबर है बच्चों, ये लेक्चर नंबर है ईएमआई का लेक्चर नंबर 6। ओके, चलो तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ है कि एक कंडक्टिंग रॉड है। मैं इसे थोड़ा और इनलार्ज कर देता हूँ, आप देखो ज़रा ध्यान से। एक कंडक्टिंग रॉड है आपका जिसकी लेंथ 0.1 मीटर है, इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 0.2 मीटर पर सेकेंड ऑन ए कंडक्टिंग रेल्स। कंडक्टिंग रेल्स का मतलब ये जो रॉड तुम देख रहे हो ना, दोनों ये वाले रॉड्स, दीज आर कॉल्ड रेल्स। ओके, और ये बीच में यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटी दी गई है और रॉड इसके ऊपर मूव करवाया जा रहा है। फील्ड क्या है? इनवर्ड। तो तुमको कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर चार्ज बताना है कि कितना चार्ज है, और वेलोसिटी जो है वो स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है। तो दिमाग लगाओ और सॉल्व करके बताओ कि इसका क्या आंसर आएगा। सॉल्व कर लिया आपने? अब देखते हैं हम लोग। अब ये देखो, सबसे पहले इसको एक सर्किट आप समझो कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जहाँ कैपेसिटर है, बैटरी है, सब कुछ आपको दिखना चाहिए। कैसे? तो देखते जाओ। मान लो कि सबसे पहले ये कैपेसिटर आपकी यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, और ये वायर्स ये जो रेल है, दिस रेल इज बिहेव लाइक दिस कनेक्टिंग वायर, और ये जो रॉड मूव कर रहा है। तो मोशनल ईएमएफ में आपने तो यही पढ़ा है कि मूविंग रॉड जो है ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, और इस बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की बात करें तो अपने फिंगर्स को, मैंने पाम रूल आपको बताया था कि अपने फिंगर्स को वेलोसिटी के अलॉन्ग रखो। तो थंब आपका किधर जा रहा है? ऊपर। तो ऑटोमेटिकली ये आपका हो गया यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो ये बहुत आराम से आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब देखो बच्चों, ये आपकी बैटरी हो गई जिसका ईएमएफ जो होगा आपका वो होगा E = VBL। क्या होगा? E = VBL, है ना। अब तुम सोचो कि अगर बैटरी लगती है तो बैटरी इधर से +Q चार्ज भेजती है और नीचे से -Q, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से +Q, नेगेटिव टर्मिनल से -Q। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे +Q चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? -Q। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऊपर में आपका प्लस और नीचे में माइनस। क्लियर? तो अपने को पूछ रहा है A पे कितना चार्ज होगा और B पे कितना चार्ज होगा। तो दोस्तों Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं C × E, और कैपेसिटी कितनी है आपकी? तो कैपेसिटी है आपकी 20 माइक्रोफराड। तो 20 × 10⁻⁻⁶, और ईएमएफ जो हो गया बच्चों, ईएमएफ VBL, और वेलोसिटी कितनी दी गई है? तो 0.2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.5। दिस इज 0.5। ओके, और L जो है वो है 0.1 और L है आपका 0.1। तो ये सारा अगर कैलकुलेट करोगे 0.2, 0.5 और 0.L, तो अल्टीमेटली ये सारे मल्टीप्लाई होके कितने मिल जाएंगे आपको। तो आप देख सकते हो ये दोनों 0. कितना है? L जो है लेंथ कितना? 0.1। ओके, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, ये दोनों आपका हो जाएगा। आप ऐसा करो 1 0 1 2 10 10, हाँ ठीक, 10 × 10⁻³ कर लेते हैं।
तो ये कुल मिला के आप देख सकते हो यहाँ पे, जब ये 0 बैलेंस करोगे, 2 0 यहाँ से निकालोगे, तो बच्चों ये डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 0.2 माइक्रो कूलम। कैसे? तो 6 3 9 -9 और उसमें से 2 0 गया -7, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। तो पॉइंट ले लेंगे तो 2 माइक्रो कूलम यहाँ पे चार्ज आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा, तो देखो अपर प्लेट पे पॉजिटिव, लोअर प्लेट पे नेगेटिव, तो ए पे होगा पॉजिटिव, ए पे होगा पॉजिटिव देख लो, और बी पे क्या होगा आपका नेगेटिव। सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो फटाफट राइट डाउन करो। तो बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रख दिया है, अब आप इसको आराम से पहले सॉल्व करो। आप वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। कर लिया आपने? चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बहुत मुश्किल तो नहीं है इस क्वेश्चन में, हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, देखो आप पहले देखो फिगर में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड आउटवर्ड है। ये डॉट जो दिखा रहा है आपको, दिस इज आउटवर्ड फील्ड। ये कैसा फील्ड है बच्चों? आउटवर्ड फील्ड। और ये रेसिस्टेंस आपका 4 ओम है, ये है 12 ओम, 4 ओम 12 ओम, और बीच में ये कनेक्टर भी मूव कर रहा है। तो अब एक काम करते हैं, पहले मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। ये देखो आपका सर्किट ऐसा है, ये सर्किट है। तो सर्किट में आपका रेसिस्टेंस कहाँ पे है? तो रेजिस्टेंस यहाँ पे है एक, और रेजिस्टेंस यहाँ भी एक है। और दूसरी बात देखो, ये जो बीच में रॉड लेके हम लोग मूव कर रहे हैं, ये एक बैटरी की तरह काम करेगा, और इसका भी रेसिस्टेंस 2 ओम है, और ये 2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का काम करेगा। किसका काम करेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी में जानते हो ना, हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ये किसका काम करेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो बच्चों ऑटोमेटिकली हम लोग बीच में एक बैटरी बनाएंगे। अब लेकिन जो बैटरी बनाएंगे उसका टर्मिनल कैसे डिसाइड करेंगे? तो वो तो हम पाम रूल से ही डिसाइड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड पाम रूल लेंगे, जिसमें फिंगर्स को हम लोग रखेंगे वेलोसिटी के लॉन्ग, अब पाम को रखेंगे फील्ड के लॉन्ग। तो तुम देखो थंब किधर जा रहा है? डाउन, थंब अपना डाउन जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, और थंब अपना नीचे है, मतलब ये हो गया पॉजिटिव। अब आप देख रहे हो थंब रूल से कितना फ़ायदा अपने को मिल जा रहा है कि उससे तुरंत पता चल जा रहा है कि कौन पॉजिटिव है और कौन टर्मिनल नेगेटिव है। और यहाँ पे आप देख लो रेजिस्टेंस जो है, दिस इज़ 4 ओम, और ये आपका है 12 ओम, ये हो गया आपका 12 ओम, और ये आपका 2 ओम है। तो पहले ईएमएफ निकाल लो। तो ईएमएफ आपका होगा VBL। वेलोसिटी कितनी दी गई है बच्चों? 4 मीटर पर सेकेंड, लेंथ है 0.25, और आपका मैग्नेटिक फील्ड है 0.5। तो ऐसा करते हैं हम लोग, सबको रखते हैं। तो वेलोसिटी है 4, मैग्नेटिक फील्ड है 0.5, मैग्नेटिक फील्ड है 0.5, लेंथ कितना है बच्चों? तो लेंथ जो आपका दी गई है 0.25। आप इन सभी को मल्टीप्लाई करो, तो जब सबको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 0.25 × 4 1, एंड दिस इज 0.5 वोल्ट्स। तो 0.5 वोल्ट्स आपका ईएमएफ आ गया। क्लियर? अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे R इक्विवेलेंट भी निकालना होगा आपको करंट के लिए। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? तो आप देखो इस सर्किट में आपका करंट यहाँ से आएगा, मान लो I, तो इधर को I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा, है ना, और ये दोनों फिर से इधर ज्वाइन होके I बन जाएंगे। तो एक तरीके से देखो तो बच्चों 4 और 12, देखो ये 4 और 12 ये दोनों आपके ना पैरेलल में है। 4 और 12 क्या है? पैरेलल में। और इन दोनों के साथ ये बैटरी लगी हुई है, और ये रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। सर्किट अगर देखें तो कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। ये 4 और 12 को एक साइड भी आप ला सकते हो ना भाई, ये दोनों आपका पैरेलल में है और 2 इसके साथ सीरीज में है।
तो 4 और 12 का तो आपको पता है आर इक्विवेलेंट कितना होता है, तो ये 4 और 12 का आर इक्विवेलेंट जो होगा बच्चों ये 3 ओम हो जाएगा, नहीं 12 इंटू 4 48 और 12 प्लस 4 16, और ये 3 ओम ये 2 ओम। तो ऑटोमेटिकली जो ईएमएफ आपका होगा, ईएमएफ कितना दिया हुआ है 0.5, तो 0.5 डिवाइडेड बाई आपका नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, नेट रेजिस्टेंस आ गया, आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, आर इक्विवेलेंट आ रहा है 3 प्लस 2 5, तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ इक्वल टू 0.5 अपॉन 5, तो ये कैंसिल होके आ गया 0.1 एम्पियर। तो 0.1 एम्पियर अपने को पूछ क्या रहा है, अपने को पूछ रहा है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड के थ्रू, इस स्लाइडिंग रॉड के थ्रू करंट कितना जाएगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, इसका आंसर आएगा कितना आया अपना 0.1, तो आप मार्क कर दो 0.1, ठीक है। चलो इसे लिख लो। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप यहां देख सकते हो कि एक कंडक्टिंग रॉड है विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v ओवर द पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स। रेल समझ गए ना बार बार तुम, ये बार बार रॉड्स जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेल, विच आर कनेक्टेड एट द एंड थ्रू ए रेसिस्टर R। जो इस एंड पे रेसिस्टर, मतलब समझो कि ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, ये मान लो रेल है, तो ये रेल मतलब 2 रॉड्स हो गए, एक तरफ आपने इसको R से कनेक्ट कर दिया और दूसरी तरफ आपने किससे कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर से, और बीच में ये रॉड आपकी मूव कर रही है, ठीक है। फिर कहता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है, तो उसमें आपको देखना है कि विच वन इज ट्रू विच वन इज फॉल्स। समझ गए ना, इसमें से आप देखो कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है, 1 सही है 2 सही है, हो सकता है मल्टीपल चॉइसेस हों। और साथ ही साथ कैपेसिटर की एनर्जी, एक में तो पूछ रहा है करंट लूप में एंटी क्लॉक चलेगा, दूसरे में क्लॉक, तीसरे में करंट थ्रू कैपेसिटर 0, फोर्थ में एनर्जी स्टोर्ड। तो लाइक दिस आप इसे सॉल्व करो। कर लिया आपने, चलो कर लिया, देख लिया, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देखो सबसे पहले आप सर्किट को ड्रॉ करो, जो सर्किट ड्रॉ करोगे, तो सर्किट अगर ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो सर्किट में इस तरफ आपका क्या था, इस तरफ रेसिस्टेंस था, तो यह रेसिस्टेंस हो गया, और इस तरफ आपका क्या है, कैपेसिटर, दिस इज कैपेसिटर, और बीच में एक रॉड मूव कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, इनसाइड, और रॉड किधर मूव कर रहा है, लाइक दिस। तो आप सबसे पहले पाम रूल से यहाँ पे टर्मिनल डिसाइड करो, तो उसके हिसाब से ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे आपका ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये हो गया, ये बैटरी हो गई। अब सोचो कैपेसिटर में आपको मैंने क्या कहा था, स्टेडी स्टेट में जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है तो उसमें किसी प्रकार का करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। कब, इन स्टेडी स्टेट। याद होगा आपको आरसी सर्किट में मैंने बता रखा है। तो कहोगे सर ऐसा कुछ लिखा हुआ तो नहीं है यहाँ पे कि स्टेडी स्टेट है या ट्रांजिशन है, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि ऐसा कुछ नहीं भी लिखा हुआ रहे, अगर ट्रांजिशन लिखा हुआ है तभी ट्रांजिशन हमको उसको एज्यूम करना है, अदरवाइज उसको हम लोग क्या एज्यूम करके चलेंगे, स्टेडी स्टेट ही मान के चलेंगे। तो दोस्तों इतना तो पक्का है कि कैपेसिटर में किसी टाइप का कोई करंट नहीं जाएगा, जो भी करंट जाएगा आपका इधर से होके आ जाएगा, ठीक है ना। और करंट आपका इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इस तरीके से फ्लो हो रहा है मतलब एंटी क्लॉक। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं करंट जो है हमारा यहाँ से आएगा और इस लूप में घूमता हुआ ऐसे चला जाएगा। तो करंट हमारा चलेगा AEFB में, AEFBA, ओके। इसमें कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉक। तो नंबर 1 इज द राइट आंसर, एंटी क्लॉक में चलेगा। उसके बाद करंट थ्रू कैपेसिटर इज 0, कैपेसिटर के थ्रू करंट आपका क्या है, 0, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब हो गया नंबर 1 इज राइट आंसर, 1 जो है राइट आंसर है, 2 भी आपका राइट आंसर है, ओके। और उसके बाद कहता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड,
तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी, तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है बच्चों वो हाफ CV स्क्वायर होती है, जहाँ V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो V होगा वो EMF के इक्वल होगा, तो एनर्जी होगी हाफ CE स्क्वायर। तो हाफ C और E की जगह लिख दोगे VBL का स्क्वायर। तो ये एनर्जी जो स्टोर होगी यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर B स्क्वायर और L स्क्वायर। तो ये आपकी एनर्जी स्टोर्ड हो गई विच इज गिवन इन फोर्थ ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पे 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट स्टेटमेंट और बाकी एक ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो किसी को लिखना है तो आप लिख लो। तो बच्चों बात करते हैं हम लोग अब इस क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर फ्रेम विथ साइड A, है ना, एंड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट I आर लोकेटेड इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में ये आपका जो है, ये जो लॉन्ग स्ट्रेट, जब भी वर्ड लॉन्ग लिखा हुआ रहे, देखो जब भी ये वर्ड लिखा हुआ रहे लॉन्ग का मतलब बच्चों अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट आपको लेना है। तो ये इनफाइनाइट आपका वायर है जिसमें I करंट जा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक प्लेन है, स्क्वायर्ड प्लेन है ना, जो प्लेन है आपका वो उसका साइड क्या है A। तो इस फ्रेम को ट्रांसलेट करवाया जा रहा है राइट की तरफ। तो आपको बताना है कि इस पूरे सर्किट में EMF कितना इंड्यूस होगा। EMF इंड्यूस्ड इन द फ्रेम एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x, और ये डिस्टेंस x दिया हुआ है। थोड़ा दिमाग लगाना है, एक बार आप सॉल्व करके देखो और नहीं तो फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो दोस्तों देखो इसका आंसर आपने सॉल्व कर लिया, चलो ठीक है। अब इसको हम लोग मैच करके देखते हैं कि आपने सही किया या गलत किया। पहली बात, ये इनफाइनाइट रॉड है, इसमें करंट I जा रहा है, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट रॉड है बच्चों, इसमें करंट कितना जा रहा है I। इसके बगल में तो देखो ये मान लो ये इस तरीके से गया इन्फिनिटी तक। इसके साइड में आपका एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है और ये पूरा लूप को आप आगे लेके जा रहे हो विथ वेलोसिटी v। पहली बात सुनो, ये जो वायर करंट कैरी कर रहा है ये इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा एज यू नो दैट, क्योंकि वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपका डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है और फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। जैसा कि तुम देख रहे हो, थंब को अपने को करंट के लॉन्ग रखना है तो जो अपना पाम है ये इनवर्ड गया और फील्ड की जो वैल्यू होती है आप जानते हो, एक वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से μ0 I अपॉन 2 पाई x, है ना, x पे डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब ये स्क्वायर फ्रेम में दरअसल टोटल 4 रॉड्स हैं। इस स्क्वायर फ्रेम को ऐसे देखो कि यहाँ पे 4 रॉड्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 रॉड मूव कर रहे हैं और हर एक इंडिविजुअल रॉड अपना EMF प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन तुम जानते हो कि E1 और E2 की वैल्यू निश्चित तौर पे बच्चों 0 होगी। E1 और E2 की वैल्यू 0 होगी। क्यों? तो मैंने आपको बता रखा है कि रॉड का लेंथ और रॉड की वेलोसिटी अगर पैरेलल हो जाए ये दोनों, तो वो किसी प्रकार का EMF जो है वो जनरेट नहीं करेगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे E1 इक्वल्स टू E2 क्या आ गया आपका 0। वजह क्या है, रॉड और उसकी वेलोसिटी क्या है पैरेलल, उसका लेंथ और वेलोसिटी क्या है पैरेलल। रही बात इसकी नंबर 4 की और नंबर 3 की, तो खुद देखो कि अगर इस पूरे फ्रेम को आगे लेके जा रहे हैं तो ये जो वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी भी v आगे है और इसकी वेलोसिटी भी v क्या है आगे। तो आप रॉड नंबर 4 की बात करो, तो रॉड नंबर 4 की बात करोगे तो देखो पाम रूल से इसका भी ऊपर में पॉजिटिव आएगा और नीचे नेगेटिव। ये रॉड 4 की बात कर रहे हैं।
रॉड नंबर 3 की बात करो तो इसका भी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और ये बीच वाला रॉड में कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, तो उसको ऐसे ही रहने दो। तो ये इस तरीके से बच्चों यहाँ पे 2 बैटरी है। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। पहली बात कि ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। इस रॉड के पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है, जैसा ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और रही बात यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो जैसा कि साइड जो दिया हुआ है आपका a है, तो ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा a। ये यहाँ से यहाँ x और ये डिस्टेंस हो गया a। तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉड नंबर 4 के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज B4, वो होगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x। और रही बात B3 के पास, तो B3 इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x प्लस a। ऐसा क्यों? तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? x प्लस a। तो तुम खुद सोच सकते हो कि B4 बड़ा होगा B3 से, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा यहाँ के कंपेयर में। तो एक बात समझो, E4 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप तो जानते हो ना EMF का जो फॉर्मूला होता है, मोशनल EMF का फॉर्मूला, E4 की वैल्यू हो जाएगी V B4 इंटू साइड की लेंथ कितनी है A, और B4 कितना है बच्चों? तो B4 देख सकते हो म्यू नॉट I बाई 2 पाई x। तो दिस इज म्यू नॉट I बाई 2 पाई x और V इंटू A, दिस इज EMF E4। और E3 कितना होगा? E3 कितना होगा? तो E3 भी एक रॉड ही है बच्चों, जिसका आपका EMF निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आप यही लोगे। तो यहाँ से E3 जो होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट I VA, लेंथ तो इसका भी A है और वेलोसिटी V है, VA अपॉन 2 पाई x प्लस A। और तुम देख सकते हो बच्चों कि x प्लस A जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिकली इसका फील्ड कमज़ोर है, फील्ड वीक है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे बहुत आराम से देखो, इसको आपने x से डिवाइड किया, इसको x प्लस A से, तो ये बोल सकते हो कि E4 ग्रेटर देन E3। तो आपको देखो क्वेश्चन में चालाकी से क्या पूछा गया है, नेट EMF। तो इन दोनों रॉड का तो कुछ है नहीं। अब ये रॉड चाहता है क्लॉकवाइज करंट घुमाना, ये चाहता है एंटी क्लॉक। और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा है बैटरी के बिहेवियर में कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दैट केस आपको एक बैटरी को सेंस में मानना पड़ेगा और दूसरे को एंटी सेंस में। तो जो बड़ी बैटरी है E4 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है, नीचे वाला कम है, और E4 का मैग्नीट्यूड कम है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो ऑटोमेटिकली E नेट जो होगा बच्चों, आप सेंस में से एंटी सेंस को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो E4 में से आप E3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, देन यू विल गेट E नेट। ओके, तो पहले आप ये राइट डाउन करो, फिर मैं नेट निकाल के दिखाता हूं। दोस्तों यहाँ पे फिर हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे? म्यू नॉट I AV अपॉन 2 पाई। तो ब्रैकेट में ये आ गया 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस a। अब इसे सॉल्व कर लो, ये बहुत मुश्किल तो है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट I AV है ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस a। और यहाँ पे ये LCM आपने ये ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस a माइनस x। तो अल्टीमेटली ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया। तो जो फाइनल आंसर आया बच्चों, म्यू नॉट I A स्क्वायर V अपॉन 2 पाई x और x प्लस a। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा था, EMF किसके फंक्शन में? x के फंक्शन में। तो देखो मैंने नेट EMF आपको x के फंक्शन में निकाल के बता दिया है। तो आप जल्दी से इसे राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट I
एंड ए पाई शेप्ड, पाई, पाई समझते हो ना, पाई ऐसे पाई होता है, तो इस पाई को अगर उलट दें तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको एकदम लिटरली ऐसे मत सोचो, यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसी को पाई शेप्ड कर रहा है। अब समझ में आया ये पाई शेप्ड का मतलब क्या हुआ? तो पाई शेप्ड कंडक्टर विथ स्लाइडिंग कनेक्टर, इसके ऊपर देखो ये कनेक्टर स्लाइड कर रहा है, आर लोकेटेड इन द सेम प्लेन एज शोन इन फिगर। अब ये एक करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट, अभी प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा ही है बच्चों। द कनेक्टर हैज लेंथ दिस, रेजिस्टेंस दिस, सब कुछ दिया हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी v दी गई है। फाइंड करंट इंड्यूस्ड एज फंक्शन ऑफ सेपरेशन स्मॉल r बिटवीन कनेक्टर एंड द स्ट्रेट वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ पाई शेप्ड कंडक्टर एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लूप आर एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल। अब ये टर्म जो है सेल्फ इंडक्टेंस, ये तुमको आफ्टर 2 लेक्चर बाद समझ में आ जाएगा, वो उसको क्यों हम लोग यहाँ नेग्लेक्ट करने की बात कर रहे हैं। और दूसरा, इस कनेक्टर में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, जो भी है ये, सॉरी, इस रेल में पाई शेप्ड कंडक्टर में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, जो भी रेसिस्टेंस है इस कनेक्टर में। तो इसे आप सॉल्व करो, आई थिंक कि बहुत इजी है आपके लिए, बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो बच्चों इसका आंसर हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात कि हमेशा की तरह आपका ये एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, दिस इज पाई शेप्ड कंडक्टर, ओके, एंड दिस इज कनेक्टेड, एंड यू नो दैट कि कनेक्टर अगर v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो आप देखो इसकी वजह से फील्ड किधर हो गया, इनवर्ड। यहां पे जो भी फील्ड है बच्चों वो हो गया आपका किधर, इनवर्ड। फील्ड्स किधर है बच्चे फील्ड्स जो है वो इनवर्ड है ना। कैसे इनवर्ड है? तो आपको पता है ना कि करंट की वजह से, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड के डायरेक्शन को देखना है तो राइट हैंड पाम रूल लेंगे हम लोग। तो राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड हो गया। क्लियर? उसके बाद आपको ये भी पता है कि ये कनेक्टर जो है बैटरी की काम करेगी, और बैटरी के लिए अपने को क्या करना है, इसके टर्मिनल्स के लिए भी पाम रूल लगाना है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, वेलोसिटी के लॉन्ग अपने फिंगर्स को रखते हैं, पाम को फील्ड के लॉन्ग, तो ऑटोमेटिकली दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। मतलब क्या हुआ दोस्त कि करंट इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे ऐसे करंट मूव करेगा। तो सबसे पहली बात है ईएमएफ, तो ईएमएफ हो जाएगा VBL। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, ठीक। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे। दिक्कत क्या है बच्चे कि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला ये वायर है, और वायर से डिस्टेंस कितना है, R। तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आएगा आपका वो आएगा μ0I/2 पाई x। x लिखते हैं, लेकिन x के लिए के बजाय यहाँ पे क्या बोल रहा है, R। तुमको कोई कंफ्यूज करवा सकता है कि यार मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है, तब भी तुम ये फॉर्मूला कैसे लिख रहे हो। तो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन रॉड के हर एक पॉइंट के लिए किसी भी समय अगर देखोगे तो रॉड का हर एक पॉइंट जो है यहां से डिस्टेंस कितना है, R। बात समझ रहे हो ना? रॉड के हर एक पॉइंट की जो दूरी है यहां से बच्चों वो कितनी है, R। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है ये फील्ड हर पॉइंट पे बदल रहा है, लेकिन किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर बात करोगे तो रॉड के हर एक पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, सेम। रॉड के हर एक पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू सेम आएगी, तो हम ये फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हैं। तो EMF इक्वल्स टू हो गया V, B की जगह लिख दोगे μ0I/2 पाई स्मॉल r, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और लेंथ आपका दिया हुआ है, लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ L दिया हुआ है बच्चों, तो लेंथ L ले लिया हमने। तो करंट कितना इंड्यूस होगा, तो EMF अपॉन रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस है वो R दिया हुआ है इसमें, तो करंट आपका एंटी क्लॉक ऐसे घूम रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे सीधा लिख देंगे μ0I/VL/2 पाई R अपॉन रेडियस, रेडियस बोलता हूँ मैं, रेसिस्टेंस, ओके। तो फाइनली जो करंट की वैल्यू निकल के आ रही है μ0I/VL/2 पाई स्मॉल r इंटू कैपिटल R। एक स्मॉल r डिस्टेंस के लिए है, दूसरा कैपिटल R रेसिस्टेंस के लिए। आई होप कि आपका आंसर ये आ गया होगा। तो बच्चों इसमें इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू जो होगी यही होगी, आप जल्दी से लिख लो इसे।
दोस्तों अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन इरोडोप के हैं, थोड़ा टफ होंगे लेकिन आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन अपना नेक्स्ट जो है ये आप देखो थोड़ा ध्यान से, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 होगा, तो देख लेना आप, नंबरिंग देख लेना। लिखा हुआ है एक कंडक्टिंग रॉड ऑफ मास m, है ना, विदाउट फ्रिक्शन, स्लाइड कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन ओवर 2 लॉन्ग कंडक्टिंग रेल्स। ओके, ये लॉन्ग रेल्स हो गए, ठीक है। रेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय रेसिस्टेंस R, इन रेल्स को कनेक्ट कर दिया गया एक रेसिस्टेंस R से, और इसके ऊपर ये क्या है, कनेक्टर, ठीक है। द सिस्टम इज लोकेटेड in the system is located in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of loop। ओके, यहाँ पे प्लेन ऑफ लूप में आपका समझ लो कि परपेंडिकुलर फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है। एट t equal to 0 रॉड स्टार्ट्स मूविंग राइट विद द इनिशियल वेलोसिटी v0, नेग्लेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ रेल्स and the rod AB as well as self inductance। सेल्फ इंडक्टेंस की बात तो मैंने बता रखी है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सुनो मेरी बात पहले, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखो ये एक रेल है, इसको आपने रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया, यहाँ पे ये कनेक्टर है, ये V0 वेलोसिटी इसको दी गई है, फील्ड इनवर्ड है, ठीक है ना। और तो तुमको क्या क्या पता करना है, तुम्हें पता करना है बच्चों, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रॉड until it comes to a stand still। तुम्हें ये सोचना है, आखिर तुम्हें ही सोचना है कि ये कितनी दूर तक जाएगा और रुकेगा भी क्यों, कैसे रुकेगा, तो कितनी दूर तक जाएगा वो निकालना है। दूसरा कैलकुलेट करना द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन रेसिस्टेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से लिख लो। अब मैं एक फ्रेम में कर देता हूं क्वेश्चन को, आप इसे लिख के सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो बच्चों। चलो दोस्तों, आपने सॉल्व कर लिया इसको, चलो देखते हैं इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात देखो, यहां t equal to 0 पे आपने इसको वेलोसिटी कितना दिया, v0। अब जैसे ही इसको वेलोसिटी दिया, ये एक रॉड जो है ये बैटरी की तरह काम करेगा, और बैटरी की तरह काम करेगा इस तरीके से कि इसका ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा। तो ऑटोमेटिकली इसमें एक करंट फ्लो होगा बच्चों, हमेशा की तरह, ये कई बार हम लोग तभी से कर चुके हैं। तो इसमें करंट फ्लो हुआ I, करंट कितना फ्लो हुआ बच्चों, I, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुआ। ये बात हो रही है t equal to 0 पे। अब इस करंट की वजह से, अब इस रॉड में अगर करंट चलेगा तो सोचो, ये रॉड जो है, कनेक्टर जो है, आप याद करो कि जब हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे फैराडेज लॉ में, तो लूप को जब इनसाइड वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा था जो मैग्नेटिक फोर्स को अपोज कर रहा था। तो चूंकि वहां आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो मैग्नेटिक फोर्स को अपोज किया, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट। लेकिन यहां पे देखो, यहां कोई वेलोसिटी इसको कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगाया जा रहा है। रॉड को क्या किया गया, इनिशियल वेलोसिटी v0 दे दिया गया, तो रॉड अपना चलता जाएगा आगे, लेकिन फोर्स पीछे लगेगा और वो उस रॉड को स्लो करेगा, क्योंकि वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बच्चों यहां एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि पहले देखो इसमें फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे लगेगा, सो समझो। एक तो हम लोग लेंज लॉ से ही बोल सकते हैं कि भाई ईएमएफ जिस वजह से पैदा होती है उसका विरोध करना है तो उल्टा लगाएंगे ही लगाएंगे, और नहीं तो आपको तो पता है ना, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है बच्चों वो होता है I और L क्रॉस B। ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ रखा है, I L क्रॉस B। तो देखो लेंथ वेक्टर है ऊपर, लेंथ वेक्टर लेते हैं हम लोग करंट के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, तो L फील्ड है इनसाइड, तो L क्रॉस B किधर आ गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑटोमेटिकली पीछे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और ये मैग्नेटिक फोर्स जो है पीछे की ओर एक रिटार्डेशन पैदा करेगा। कितना रिटार्डेशन पैदा करेगा बच्चों, तो A इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, जानते हो न्यूटन्स लॉ से, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना लगा, तो फोर्स लगा I L क्रॉस B। अच्छा लेंथ आपका क्या है, इस प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड की बात अगर करेंगे हम लोग, ये तो खैर वेक्टर फॉर्म में है, और अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा ILB, साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो फोर्स के जगह लिखोगे ILB अपॉन M। ये क्या आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन।
जो कि वेलोसिटी के अपोजिट है। तो ऑटोमेटिकली दिस इज रिटार्डेशन। ये क्या है बच्चों? रिटार्डेशन। ये हो गया रिटार्डेशन। और ये रिटार्डेशन जो है ये इसको क्या कर रहा होगा? स्लो कर रहा होगा। ये रिटार्डेशन ही है जो इसको स्लो कर रहा है, क्योंकि ये वेलोसिटी के अपोजिट है। तो देखो, अच्छा ईएमएफ कितना होगा? सबसे बड़ी बात है, यहां करंट की वैल्यू लिखेंगे तो ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ होगा वी बी एल, है ना, वेलोसिटी v और b मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ l। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी बच्चों E अपॉन R। रेसिस्टेंस तो R है, यहां पे R दिया हुआ है, E अपॉन R। ओके, रेजिस्टेंस कितना लेंगे? R। तो जो करंट होगा वो होगा VBL अपॉन R। ये करंट की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहां पे क्या करो कि करंट की वैल्यू पुट करो। अब चूंकि ये रिटार्डेशन है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि रिटार्डेशन को जो हम लोग लिखते हैं वो वेलोसिटी के क्या है? अपोजिट है। तो हम लोग यहाँ पे चाहें तो इसको लिख सकते हैं ए को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस dv अपॉन dt। क्यों लिखेंगे बच्चों? क्योंकि दिस इज रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन की जगह हम लोग ए की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस dv अपॉन dt इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया? आई की जगह क्या लिखोगे? VBL अपॉन R। आई की जगह लिख दिया हमने, आई की जगह लिख दिया इंटू L इंटू बी और डिवाइडेड बाई मास m। सुनो मेरी बात सुनो, ढंग से सुनना। यहां पे पहली बात है, माइनस क्यों लिखा मैंने माइनस dv बाई dt? बिकॉज दिस इज रिटार्डेशन, इसलिए मैंने लिखा माइनस dv बाई dt। और क्या किया मैंने? तो A इक्वल्स टू क्या है? ILB बाई M। और I की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? I की जगह लिखेंगे E बाई R। E की जगह क्या लिखेंगे? VBL बाई R। तो I की जगह VBL बाई R और L की जगह देखो L लिखा हुआ है, B की जगह B, नीचे मास से हमने डिवाइड कर दिया। तो फाइनली व्हाट वी विल गेट, हम लोगों को ये मिलेगा क्या? देखते जाओ। हम लोगों को मिलेगा माइनस dv, ठीक है, माइनस dv इक्वल्स टू dv बाई dt इक्वल्स टू दिस साइड vb स्क्वायर l स्क्वायर, ओके, अपॉन m इंटू r। ये अपने को यहां पे मिल गया। क्लियर? चलो, अब जब ये मिल गया तो अपने को क्या करना है? कब तक ये चलेगा? यही पूछ रहा है ना, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस पूछा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रॉड until it comes to stand still। तो देखो बच्चों, इनिशियली यहां पे था और कभी ना कभी ये जाके कहीं रुकेगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और इस दरमियान ये आपको क्या निकालना है? ये आपको डिस्टेंस निकालना है x। तो क्या करेंगे? कैसे उपाय लगावे? तो सबका इलाज है बच्चों, सबका इलाज है। अब यहां तो टाइम के फॉर्म में आ रहा है, तो आप थोड़ा सा काइनेमेटिक्स याद करो। हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं dx अपॉन dt को v, तो ऑटोमेटिकली dx बाई v इक्वल्स टू dt। तो जहां dt है वहां क्या लिख सकते हो? dx अपॉन v। तो देखो यहां पे हमने लिख दिया माइनस dv और dx dt की जगह हमने लिख दिया dx अपॉन v इक्वल टू vb स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m इंटू r। अब देखो v को हमने ऊपर कर दिया, तो ये माइनस dv इंटू वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर। बच्चों यहां से देखो v और v कैंसिल, v और v कैंसिल और dx को उधर भेज दो। तो दिस इज माइनस dv इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू डी एक्स। अब हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के करीब पहुंच चुके हैं। आप इतना लिखो, फिर मैं आगे बात कर रहा हूं। तो दोस्तों देखो, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फिर? अभी अपना आया था माइनस dv और दैट साइड बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर इंटू डी एक्स। अब बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर लो, इधर dx बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर और इधर हो गया dx का इंटीग्रेशन, सॉरी ये dv है ना, ये dv का इंटीग्रेशन है, ये dv का इंटीग्रेशन है। तो यहां हमने लिख दिया dv। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो। अब पहले देखो हमारा जो कुछ यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे इनिशियल जो इसकी लोकेशन है x इक्वल टू 0
और मान लो फाइनली ये x डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ पे है x, तो जो डिस्टेंस, जो पोजीशन का लिमिट लेंगे 0 टू x और वेलोसिटी का भी लिमिट लेंगे v0 टू v0 इक्वल टू 0। देख रहे हो ना। तो हम लोग वापस चलते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया कहाँ से कहाँ, दिस इज फ्रॉम v0 टू 0 एंड दिस इज फ्रॉम 0 टू x। ओके, तो यहाँ पे आप देखो dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v, और आप लिखोगे माइनस बाहर कर लो, एक बार 0 पुट करो, एक बार v0 पुट करो, यहाँ पे आ गया आपका b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन mr और dx का इंटीग्रेशन हो गया x। ठीक है, अब ये माइनस को अंदर इंसर्ट कर दो, तो दिस इज v0 इक्वल टू b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m इंटू r इंटू x। तो बच्चों यहाँ से सीधी सी बात है, x इक्वल टू m r v0 अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कनेक्टर। ये आंसर आ गया। क्लियर है, तो ये आपका आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है बच्चों, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन रेसिस्टेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस। बहुत इंटरेस्टिंग। अब आप याद करो लेंज लॉ। लेंज लॉ जो है बच्चों, लेंज लॉ में हमने क्या सीखा है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है। तो सीधी सी बात है, पूछता है इसमें कितना हीट जनरेट होगा, यही पूछ रहा है ना, यहाँ पे कितना हीट जनरेट होगा। तो देखो यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, आपने जो वेलोसिटी दे दी सो दे दी, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा स्लो डाउन होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है फाइनली ये रुक जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का जो भी नुकसान हुआ वो यहाँ हीट के फॉर्म में पैदा हुआ। तो हम लोग इस केस में आराम से लिख सकते हैं, यहाँ आराम से लिख सकते हैं बच्चों, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन से, लॉस ऑफ के ई इक्वल्स टू हीट डेवलप्ड इन रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में जो हीट डेवलप होगा, तो H इक्वल्स टू हाफ m v0 का स्क्वायर। ये जो हीट पैदा होगा बच्चों, वो रॉड के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, चलो लिख लो इसे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक कनेक्टर AB, दिस इज AB, स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन अलोंग पाई शिफ्ट। ये देखो पाई शिफ्ट हो गया। कनेक्टर लोकेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, कनेक्टर हैज लेंथ L, मास M एंड रेसिस्टेंस R। ठीक है, द होल सिस्टम इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, B डायरेक्टेड वर्टिकली। ठीक है ना, B जो है आपका इनवर्ड है। अब उसके बाद कहता है एट जीरो मोमेंट एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक फोर्स लगाया गया, बी देखो इनवर्ड दिखाया हुआ है तुमको, बी इनवर्ड है, मतलब ये पूरा प्लेन ऐसे है, ऐसे कनेक्टर है, तो फील्ड आपका वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ, समझो ऐसे है, और कनेक्टर को हम ऐसे लेके जा रहे हैं। बात समझ रहे हो ना, दिस इज लाइक दिस, कि आपका कनेक्टर ऐसे, ये आप मेरे दोनों हाथ को मान लो रेल, ये पाई शेप्ड कंडक्टर, इसके ऊपर वो कनेक्टर को स्लाइड करवाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल, और आगे क्या लग रहा है, फोर्स F लगा रहे हो। अब फील्ड है प्लेन के परपेंडिकुलर यानी इनवर्ड। चलो आगे देखते हैं। द होल सिस्टम लोकेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B डायरेक्टेड वर्टिकली एट मोमेंट। अब ध्यान देना यहां से की पॉइंट, T इक्वल टू 0, ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन कनेक्टर, शिफ्टिंग इट ट्रांसलेशन वाइज to the right. Find how the velocity of connector varies with time t. ठीक है ना, बाकी इंडक्टेंस वगैरह वो सब निगलेक्ट करना है, रेसिस्टेंस सिर्फ कनेक्टर का ही है। मतलब सोचो पिछले बार से थोड़ा डिफरेंट है बच्चे। इनिशियली इसकी वेलोसिटी है 0, इनिशियली ये रेस्ट में, कनेक्टर जो है इनिशियली आप इसको क्या मान के चलो, रेस्ट में। उसके बाद क्या हुआ कि इसके ऊपर एक फोर्स लगा तो क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट करेगा, और उसके बाद सारी चीज़ें तुम्हें सोचनी है। अगर मैं बता दूंगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, आप इसे दिमाग लगाओ। ये मैकेनिक्स और EMI का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। चलो दोस्तों, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहली बात सुनो, पहली बात एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, क्लियर।
इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 0 पे। अब ये फोर्स क्या करेगा? तो सबसे पहली बात है, तुमको पता है न्यूटन्स लॉ से बच्चों कि अगर फोर्स कहीं लगता है तो वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन डाल देता है और उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है। तो इसका मतलब है इस रॉड की वेलोसिटी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रॉड की जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये दौड़ता हुआ रॉड एक बैटरी का काम करने लगेगा, और बैटरी का काम करेगा तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। और करंट अगर इंड्यूस हो गया तो इसमें सोचो कि अगर इसमें करंट इंड्यूस होगा तो लेंस के हिसाब से एक बैक में एक फोर्स भी लगने लगेगा, जो कौन सा फोर्स होगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो एक काम करते हैं, पहले ये t इक्वल टू 0 का सीन है, अपने को एट टाइम t की बात कर रहा है, t के फंक्शन में कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। मान लो ये रॉड यहां से चल के यहां पहुंच चुका है इस प्लेस पे, और आगे ये जो लगने वाला फोर्स है ये कांस्टेंट है, ये फोर्स कांस्टेंट है। लेकिन अब तक ये चलता फिरता एक अच्छा खासा बैटरी बन चुका है, इसकी वेलोसिटी क्या है? v। तो मैं नीचे डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। तो ये बैटरी बन चुका होगा, ये रेसिस्टेंस मान लो, उसके रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, और इसका अपर टर्मिनल जो है पॉजिटिव टर्मिनल ये ऊपर होगा, नेगेटिव होगा नीचे। कई बार हम लोग ये काम कर चुके हैं। और इसमें एक करंट दौड़ रहा होगा इससे, और इस करंट की वजह से बच्चों पीछे की ओर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, FB। ठीक, अब एक काम करो, सबसे पहली बात कि टाइम t पे, ये कब है? एट टाइम t, और वेलोसिटी कितनी है बच्चों? v। तो टाइम t पे इसका एक्सेलरेशन निकालो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फोर्स निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? करंट निकालना पड़ेगा। सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो जब इसकी वेलोसिटी v हम लोग मान रहे थे, उस समय EMF की वैल्यू होगी VBL, करंट की वैल्यू होगी VBL अपॉन R, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी FB इक्वल्स टू ILB, है ना? ये सब तो सिंपल है। और I की जगह ये पूरा पुट कर दोगे तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा VB स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R। आ रही है बात समझ में? तो ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स। अब सुनो, तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो नेट फोर्स हो जाएगा आपका फोर्स माइनस FB। नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स माइनस मैग्नेटिक फोर्स, और आपका फोर्स कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और नेट फोर्स की जगह न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F माइनस, और ये क्या हो जाएगा? VB स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R। देखते जाना, मैथमेटिक्स थोड़ा लगाना पड़ेगा। फिर एक्सेलरेशन की जगह हम लोग लिख सकते हैं बच्चों dV अपॉन dt, ए की जगह dV अपॉन dt इक्वल्स टू, इधर आपने इसको एलसीएम ले लो तो FR माइनस VB स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R। अब अपने को रिलेशन किसके बीच फाइंड आउट करना है? रिलेशन निकालना है वेलोसिटी और टाइम के बीच। तो वेलोसिटी को एक तरफ लाओ, टाइम को एक तरफ ले जाओ। तो एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं dV अपॉन FR माइनस VB स्क्वायर L स्क्वायर, और इसे उधर भेज दो। तो इसे उधर भेज दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? dt अपॉन mr। कैसे? तो देखो dt ऊपर चला, ये पूरा ही नीचे आ गया, इसके इधर dt ऊपर चला गया और इधर से मास नीचे चला गया। क्लियर है? चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। अब इस तरफ इंटीग्रेशन करो, दैट इज dV अपॉन FR माइनस VB स्क्वायर L स्क्वायर, और इधर 1/mr को बाहर निकाल लो, और इधर इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? dt का। ठीक, अब देखो काम हो गया। t इक्वल टू 0 पे आपकी वेलोसिटी कितनी है? 0, और t इक्वल टू t पे आपने वेलोसिटी क्या एज्यूम कर लिया? v। तो बस अपने को क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। तो आप जल्द से जल्द इसे पहले लिख लो। अब देखो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। मान लो अगर ये रहता 1/t
dx अपॉन x, तो इसको ln x लिख सकते थे हम लोग। तो ऐसा ही कुछ यहाँ करेंगे, ऊपर भी v है नीचे v है, तो करना आपको क्या है बच्चों, तो करना है हम लोगों को ये काम, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे dv है नीचे v तो है, लेकिन बाकी बहुत सारा चीज़ भी है। तो मैंने आपको इसका एक ट्रिक बताया था कि जो इसका कॉफिशिएंट है उसको साइन के साथ बाहर निकाल लो, अब बाकी पूरे को लॉग के फॉर्म में लिख दिया करो। तो देखो v का कॉफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और साइन क्या है इसका माइनस, इसको डिनोमिनेटर में ही आगे निकालना होगा तुम्हें। तो -1/b² एल स्क्वायर, और इस पूरे को फिर नीचे वाले पूरे टर्म को लॉग के फॉर्म में लिख दो, दैट इज fr माइनस v/b² एल स्क्वायर। अब तब लिमिट लोगे 0 to v, और इधर बच्चों dt का तो t हो जाएगा, तो सीधा एक बार t रखोगे एक बार 0, तो ये हो जाएगा t अपॉन m इंटू r। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको ना उधर भेज देते हैं, अब बाकी एक बार v रखेंगे, एक बार v की जगह 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ln fr माइनस v/b² एल स्क्वायर माइनस ln, और एक बार 0 रख दोगे तो ये आ जाएगा सिर्फ fr, और इसको उधर भेज दो तो ये आ जाएगा -t/b² एल स्क्वायर अपॉन m इंटू r। अब देखो ये log m हो गया, ये log n हो गया, तो ऑटोमेटिकली log m माइनस log n जो हो गया ये हो जाएगा fr माइनस v/b² एल स्क्वायर अपॉन f इंटू r। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू -t/b² एल स्क्वायर अपॉन m इंटू r। क्लियर है बच्चों। अब अगर एंटी लॉग लोगे, लॉग हटाओगे तो ये पूरा एक्सपोनेंट के पावर में चला जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं fr माइनस v/b² एल स्क्वायर बाई fr, और ये हो जाएगा बच्चों e⁻⁻ -t/b² एल स्क्वायर बाई mr। ओके, अब fr से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो f इंटू आर माइनस v/b² एल स्क्वायर इक्वल टू fr, और e⁻⁻ -t/b² एल स्क्वायर अपॉन mr। अब इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो सीधी सी बात है ये v/b² एल स्क्वायर और fr कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस e⁻⁻ t/b² एल स्क्वायर अपॉन mr। आप इसे करके देख सकते हो, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। अरे कुछ नहीं किया हमने इसको इधर ले आया तो ये प्लस हो जाएगा, इसको उधर भेज दिया तो ये इसके आगे माइनस आ जाएगा, और इसमें fr अगर कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस दिस। सो फाइनली you will have velocity equals to fr अपॉन b² एल स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस e⁻⁻ t/b² एल स्क्वायर अपॉन m इंटू r। दिस इज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हो गई बच्चों किसके फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में। तो थोड़ा टफ था ये क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए अच्छा है कि आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अपना। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा हुआ है, द लूप शोन मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, है ना। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, और ये पूरा लूप आप लेके मूव करवा रहे हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, पॉइंट P यहाँ पे है बच्चे और पॉइंट Q यहाँ पे, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ये लेंथ L, ये भी L, ये भी L, और ये L/2 यहाँ गैप है। तो आप दिमाग लगाओ और सॉल्व करो। इन 4 ऑप्शंस में देखो कौन सा है, कौन सा सॉल्व होगा, कौन सा ऑप्शन है, आप थोड़ा देखो ध्यान से। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। तो बच्चों आपने सॉल्व कर लिया, तो देखो इसको हम लोग कैसे इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ आप पहले रॉड्स काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5 रॉड्स है। ये देखो आधा, ये ना 1/4 हिस्सा है, ये भी 1/4 है। तो सीधी सी बात है, पहले ये देखो, ये वाला रॉड जो ऊपर वाला ये है बेकार, कोई काम का नहीं, ठीक है ना।
और आपका ये भी कोई किसी काम का नहीं, क्योंकि इन दोनों में ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, इनकी लेंथ और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में। इसमें इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई, इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई, इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई। ये 3 रॉड्स में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इस रॉड की बात करते हैं। इसकी लेंथ कितनी है? L/4, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो इसको हमने ऐसे एक बैटरी के फॉर्म में बना लिया और ईएमएफ इसकी कितनी हो गई? तो VBL/4। ये रॉड सिंपल कनेक्टर की तरह काम करेगा बच्चों। फिर ये जो नीचे वाला रॉड है ये एक फुल बैटरी की तरह काम करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, पाम रूल से आप देख सकते हो, और इसका ईएमएफ हो जाएगा VBL। ओके, फिर नीचे वाले की बात करो, ये भी एक बैटरी की तरह काम करेगा और ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, और ये पॉइंट्स हो गया, और ये आपका पॉइंट है P, दिस इज Q। इस पॉइंट को आप अपने मन से M मान लो, ये सारा M हो गया, इसको N मान लो, ये सारे पॉइंट्स N हो गए, ठीक है ना। आपको क्या, अच्छा इसका EMF भी होगा, EMF इक्वल टू VBL/4। आपको कैलकुलेट क्या करना है बच्चों? तो आपको कैलकुलेट करना है VP माइनस VQ, विच कैन बी रिटन एज VP माइनस VM प्लस VM माइनस VN। ये देखो, ये पॉइंट भी आपका M होगा, तो VM माइनस VN, और फिर ये N है, ये Q है, प्लस VN माइनस VQ। ऐसे इसे हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, VP माइनस VM, लो में से हाई माइनस कर रहे हो, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस VBL/4। इसमें देखो हाई में से लो घटा रहे हो, VBL, और फिर इसको देखो, फिर इसके लो में से हाई घटा रहे हो, तो ये फिर हो जाएगा माइनस VBL/4। अब इसे सॉल्व कर लो। तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। भाई ऐसा अपने को चाहिए VP माइनस VQ, तो यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ जाओ और तुम देखोगे ये बीच वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्टली तुम्हें मिलेगा VP माइनस VQ। अब देखो ये माइनस VBL/4, VBL अब माइनस VBL/4, तो ये -1/4 -1/4 -1/2 हो जाएगा, तो VBL माइनस VBL/2, तो अल्टीमेटली आपको VBL/2 ही आएगा। तो जो फाइनल आंसर है वो आने वाला है आपका VBL/2। तो आप देख सकते हो कि आपका ये आ गया प्लस VBL/2। क्लियर? तो और ये पॉजिटिव आना इस बात को डिनोट कर रहा है कि P हाइयर पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू Q। तो P इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू Q और मैग्नीट्यूड ये हो गया। तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका B। तो आप राइट डाउन कर लो इसको। तो बच्चों अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? ए सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। It is pulled with a constant velocity V. The induced EMF in the loop. वीडियो पॉज करो। अच्छा, इसे ले जाया जा रहा है, ये एंगल देखो, ये एंगल जो आपका है ये थीटा है, ठीक है ना। मतलब ये समझो कि ये आपका लूप है इस तरीके से, और इसे इस डायरेक्शन में लिया जा रहा है हम लोग, कितनी वेलोसिटी से? V से। सॉल्व करके देखो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। कर लिया आपने सॉल्व? चलो देखते हैं हम लोग। तो बच्चों देखो, अभी क्या करना है हम लोग इसमें जानते हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, जब भी ऐसा कोई रॉड दिया हुआ हो, मैंने आपको यही बताया ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको लेना पड़ता है। तो आप इस सर्कुलर रॉड की जगह पहले एक सिंपल रॉड ऐसे रिप्लेस कर दो। क्लियर? और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2r, और जो वेलोसिटी दी गई है बच्चों वो इस डायरेक्शन में दी गई है, मतलब वेलोसिटी ऐसे दी गई है, और ये वेलोसिटी एंगल कितना बना रहा है? थीटा। क्लियर? कितना सिंपल है। और अपने को क्या चाहिए? EMF। तो आप जानते हो EMF का फॉर्मूला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो हम लोग इसको लिख सकते हैं V क्रॉस B और डॉट L, यही तो फॉर्मूला होता है। तो बच्चे फील्ड देखो इनसाइड है, फील्ड जो आपका है वो इनसाइड है,
तो फील्ड आपका इनसाइड है, ठीक। तो V इधर, V B अंदर, तो V क्रॉस B आपका ऐसे होगा। दिस इज द डायरेक्शन फॉर, ये किसके लिए होगा बच्चों? V क्रॉस B के लिए। ये वेलोसिटी पे क्या है? परपेंडिकुलर, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल जो आपका होगा वो होगा कितना? ये एंगल होगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये एंगल आपका होगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा होगा, आप खुद सोचो, और ये L वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है? L वेक्टर है। तो आप जरा देखो एंगल, आप ध्यान से देखो एंगल कितना है। तो ये L वेक्टर है, तो पहले आप राइट हैंड थंब रूल से पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन लो। तो वेलोसिटी इधर है, तो आपका ये पॉजिटिव होगा रॉड का, और ये क्या होगा? नेगेटिव। अब एक बात सोचो, V क्रॉस B इस डायरेक्शन में है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ऑटोमेटिकली दिस इज 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो लेंथ वेक्टर होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो V क्रॉस B, तो लिख देंगे यहाँ पे मॉड ऑफ V क्रॉस B मॉड ऑफ L। तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, तो लिखोगे कॉस, और इनके बीच का एंगल कितना है? ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो V क्रॉस V तो हो जाएगा VB साइन 90। ये क्यों किया हमने? तो वेलोसिटी इस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो साइन 90। लेंथ टोटल कितना है? 2r, और ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन 90 क्या हो गया? साइन 90 हो गया 1, तो ये हो जाएगा 2VBR, 2VBR साइन थीटा। दिस इज द आंसर। क्लियर है? लिख लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडक्टिंग रॉड रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट O and perpendicular to its length. A uniform magnetic field B exists parallel to the axis of rotation. The potential difference between the two ends of rod. ऐसा कुछ, ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है। देखो ये एक अपने को पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ निकालना है? P और Q के बीच में। तो एक जो बैटरी हो गई आपकी, एक बैटरी तो ये हो गई यहाँ से यहाँ के बीच में, और दूसरी यहाँ से यहाँ के बीच में। लेंथ कितना दिया हुआ है? 2L, और ये लेंथ दिया हुआ है 4L। सिंपल है, दिमाग लगाओ। मैंने बता रखा है कि एक रॉड जिसका लेंथ L है, ये फॉर्मूला आप याद रखा करो। उसका EMF हमने पिछले क्लास में ही बताया था आपको, B ओमेगा कितना? L स्क्वायर, यही था ना अपना फॉर्मूला। ये हमने EMF का फॉर्मूला देख रखा है, तो बस इसका यूज कर लो यहाँ पे। क्लियर है? सॉल्व करो, जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। कर लिया आपने? चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, ये पूरा रॉड है इस तरीके से, अब इसे इस तरीके से रोटेट करवाया जा रहा है, मतलब इधर वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ पे इधर होगी। तो पाम रूल से फील्ड जो है आपका, फील्ड के बारे में लिखा हुआ है कि फील्ड परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है। तो खैर इनवर्ड आउटवर्ड नहीं दिया हुआ है, तो अपने को कुछ तो मान ही लेना होगा। मान लो इनवर्ड ही हमने मान लिया। तो अभी क्या है कि आपका ये प्लस, दिस इज प्लस, और ये माइनस, और इस तरफ से देखें तो भी ये प्लस एंड ये माइनस। तो ये एक बैटरी हो गई, और ये दूसरी बैटरी हो गई, ठीक। और ये पॉइंट P है बच्चों, ये पॉइंट Q है। तो बीच वाले पॉइंट को O मान लो, इसका EMF E1 मान लो, इसका EMF E2 मान लो, ठीक है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है? अपने को फाइंड आउट करना है P माइनस Q। तो लिख सकते हैं VP माइनस VQ इक्वल्स टू VP माइनस VO प्लस VO माइनस VQ। रही बात VP माइनस VO, तो ये हो जाएगा माइनस E1, ठीक है ना, माइनस E1 और प्लस E2। माइनस E1 तो क्या लिखोगे? हाफ B ओमेगा L1 का स्क्वायर, आगे माइनस होगा, और इसमें लिखेंगे हाफ B ओमेगा, यहाँ प्लस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि O देखो हाई वोल्टेज पे है, ये लो वोल्टेज पे है। तो एक काम करो, यहाँ पे हाफ B ओमेगा कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका L2 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर।
अब L2 और L1 की वैल्यू देख लेते हैं। ये वैल्यू है 4L और ये है 2L। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे हाफ बी ओमेगा, 4L का स्क्वायर का मतलब 16L स्क्वायर और 2L का स्क्वायर का मतलब 4L स्क्वायर। तो 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 कितना हो गया 12, और 2 से इसे कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 6b ओमेगा L स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा 6b ओमेगा L स्क्वायर। देखो कितना मज़ेदार तरीके से, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसे लिख लो, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, और एक दो क्वेश्चन मैं इस पे और बढ़िया क्वेश्चन करवा दूंगा अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, हमने फैराडे को एक्सप्लेन करने के लिए एक मोशनल ईएमएफ का सहारा लिया और दूसरा किसका, इंड्यूस्ड का। तो मोशनल ईएमएफ तो हम लोग सीख गए, अब हम लोग इंड्यूस्ड के बारे में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।